गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां पर मैथ्यू नींद से उठ चुका था। उठने के बाद जब वो फ्रेश होने गया था तो वो मिरर में खुद को देखने लगता है कि कल रात की एक्सरसाइज की वजह से इस टाइम उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे, जिसे देखते हुए वो दोबारा से उन्हीं मोमेंट्स को याद करने लगता है कि जितना मैंने सोचा था उसकी बॉडी उससे कहीं ज़्यादा परफेक्ट है। जब भी मैं उसकी बॉडी को टच करता हूँ तो हर बार मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरी बॉडी में करंट दौड़ने लगा हो। वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ये सब सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। देखते हैं कि जिन तो काफ़ी देर तक सोया हुआ था। जैसे ही वो नींद से उठा था तो वो फील करता है कि उसकी पूरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही थी, जिस पर वो एम्बेरस फील करते हुए अपने सर पर हाथ रखकर रात के मोमेंट के बारे में सोचने लगता है कि कल की पूरी रात मैथ्यू ने उसे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया था, लेकिन जब उससे हैंडल नहीं होता तो वो चिल्लाते हुए उसे रुकने का बोलने लगता है। इसे याद करते हुए इस टाइम वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था और एम्बेरस के मारे इस टाइम वो अपने सर पर टॉवल रख के सर झुका कर बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम था जब उसने किसी से बार बार रुकने का बोला हो। जिसे याद करते हुए वो सोचने लगता है कि सच में उस बास्टर को बिल्कुल भी नहीं पता कि उसे कब रुकना चाहिए, और फिर स्मोक करते हुए सोचने लगता है कि चाहे जो भी हो लेकिन ये काफ़ी सेटिस्फाइंग था। कुछ देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मर ही जाऊंगा। ऐसा लगता है कि इस बार मैंने अच्छी डील की है। ये सब सोचते हुए वो मैथ्यू के वार्डरोब ओपन करके वहाँ से पहनने के लिए क्लोथ्स लेने लगता है। उसके क्लोथ्स देखते हुए तो उसका मुंह ही बन जाता है कि आखिर इसके सारे क्लोथ्स इतने ज़्यादा पील क्यों हैं। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि वो इतना बेवकूफ़ क्यों लगता है। आखिर उसे ऐसी चीज़ें कहाँ से मिलती होंगी। ये सब सोचते हुए वो उनमें से एक शर्ट चूज करके पहन लेता है। इतने में उसकी नज़र वॉल पर लगे कुछ स्केचेस पर पड़ती है, जहाँ पर ह्यूमन इमोशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया था कि डिफरेंट तरह के इमोशंस में उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। वो ये देख ही रहा था कि इतने में मैथ्यू भी वहाँ पर आ जाता है। वो जिनको देखकर पूछता है कि क्या तुम उठ गए, मैं हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आया हूँ। और फिर अंदर आने के बाद वो अपनी क्लासेस सर्च करने लगता है। तुमने मेरी क्लासेस देखी हैं, मुझे वो नहीं मिल रही। जिस पर जिन बोलता है क्या क्लासेस। इतने में उसकी नज़र नीचे पड़ती है, क्योंकि वो तो इस टाइम जिनकी क्लासेस के ऊपर ही खड़ा हुआ था। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू ने तो उन्हें टूटी हुई क्लासेस को अच्छे से ठीक करके लगा रखा था, और इस टाइम वो काफ़ी फोकस्ड होकर मैथ्यू का स्केच बना रहा था। जिस पर जिन खाना खाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ये अभी ही करना है। ऐसा करके तो तुम मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हो, मैं ठीक से खाना नहीं खा पाऊंगा। लेकिन उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल है। जिस पर मैथ्यू बोलता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहो, ऐसा करने से स्केच पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी क्लासेस को देखते हुए पूछता है कि क्या सच में तुम्हारी आईसाइट काफी वीक है। पर मैथ्यू बोलता है कि मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि मेरी आईसाइट ठीक नहीं है। इस पर जिन पूछता है तो तुम ये क्लासेस क्यों लगाते हो। जिस पर मैथ्यू रिप्लाई करता है कि ऑर्फनेज में मुझे सभी यही कहा करते थे कि मेरे फेस के एक्सप्रेशंस देखकर उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे क्लासेस लगानी चाहिए, जिस वजह से मैंने क्लासेस पहनना स्टार्ट की थी। अगर मैं ये नहीं पहनता तो मुझे अजीब फील होता है। जिस पर जिन बोलता है अगर सच में तुम्हारी आईसाइट वीक नहीं है तो तुम इन्हें पहनने की सहमत क्यों करते हो। जब मैं तुम्हें किस करता हूँ तो मुझे ये डिस्टर्ब करती हैं। जिनके मुंह से ये बात सुनकर स्केच बनाते हुए मैथ्यू के हाथ वहीं पर रुक जाते हैं, और वो थोड़ा सैड होते हुए उससे पूछता है कि मुझे लगता है कि शायद तुमने बहुत से लोगों को किस किया होगा और शायद उनके साथ सोए भी होगे। अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, इससे पहले तुम कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुके हो। जिस पर जिन नॉर्मली रिप्लाई करता है कि क्या कभी तुमने राइस खाते हुए राइस के दाने गिने हैं। तो चलो तुम बताओ, इससे पहले तुम कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुके हो। तुम्हारी स्किल्स बिल्कुल भी एक न्यूबी की तरह नहीं लगती। जिस पर मैथ्यू बोलता है कि मैंने ऐसा कभी भी किसी और के साथ नहीं किया, तुमने मुझे प्रैक्टिस करने का बोला था, इसीलिए मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं।
पता नहीं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा है। मैथ्यू की ये बात सुनकर जिन हंसते हुए बोलता है, तो तुमने सच में प्रैक्टिस की थी। मुझे अच्छा लगा। जिन के मुंह से ये बात सुनकर मैथ्यू तो काफी ज्यादा जमकर उसकी तरफ देखने लगता है। इतने में जिनको एक मैसेज मिलता है कि उन्होंने डायरेक्टर हु को ढूंढ लिया है। वो शहर के बाहर एक अबंडन बिल्डिंग में छुपे हुए थे। इसे पढ़कर जिन वहाँ से उठते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। इस पर मैथ्यू बोलता है कि हाँ, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इस पर जिन उसके बिल्कुल पास सामने आकर बैठ जाता है और उसके फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बस 10 और सेकंड देता हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए उसे अच्छे से मेमोराइज कर लो। इसे सुनकर मैथ्यू थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन जिन तो काउंटिंग करना स्टार्ट कर देता है। 10, 9, 8। जैसे जैसे वो काउंटिंग कर रहा था वैसे वैसे मैथ्यू के फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। वो सोचता है कि मुझे एंग्जाइटी क्यों फील हो रही है। भी मैं इसके सामने होता हूँ तो मैं हमेशा यही विश करता हूँ कि टाइम रुक जाए। ये सोचते हुए वो फौरन ही आगे बढ़कर उसे किस कर लेता है। ऐसा करते हुए उसकी एंग्जाइटी साफ फील हो रही थी। वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। के बाद जिन वहाँ से उठकर जाने लगता है, जिस पर मैथ्यू उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए पूछता है कि तुम नेक्स्ट वीक भी यहाँ पर आओगे ना। इस पर जिन बोलता है कि मैं ऐसे प्रॉमिस नहीं करता जो मैं पूरा ना कर पाऊँ। बोलकर वो अपना कोट लेता है और वहाँ से जाने लगा था। उसके वहाँ से जाने के बाद मैथ्यू काफी ज्यादा सैड फील करते हुए उसके स्केच को टच करते हुए बोलता है, तो फिर भी मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां पर ट्रैक्टर हु को रखा गया था। जिन अंदर जाते हुए अपने दोनों सबऑर्डिनेट से पूछता है कि क्या तुम दोनों ने वो न्यूज आर्टिकल प्रिपेयर कर लिया है। जिस पर वो बोलते हैं, यस सर, वो न्यूज जल्द ही लाइव दिखाई जाएगी। और जैसे ही वो डोर ओपन करके अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने ट्रैक्टर हु को पूरी तरह से बांध कर रखा गया था। जिस पर जिन उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, ट्रैक्टर हु, आपसे मिले काफी देर हो गई। पर ट्रैक्टर हु उसे देखकर जल्दी से रोते हुए कुछ बोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन टेप लगने की वजह से वो ठीक से कुछ भी बोल नहीं पाते। इस पर शेंगची उनके फेस पर नाइफ रखकर उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। जिस पर जिन उससे बोलता है कि जरा ध्यान से, तुम अभी से ही इन्हें हर्ट मत कर देना। ये बोलते हुए वो उसके बिल्कुल सामने बड़ी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। के बाद ट्रैक्टर हु के फेस से टेप हटाई जाती है। जिस पर वो जल्दी से जिन को बुलाने लगते हैं। जिस पर जिन उससे बोलता है कि ट्रैक्टर हु, मैं बस आपसे एक ही चीज जानना चाहता हूँ, क्या तुम सच में कंस्ट्रक्शन राइट हमें ट्रांसफर करना चाहते हो या नहीं। इस पर वो जल्दी से बोलने लगता है कि मैं सच में ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे काफी ज्यादा धमकाया है। इस पर जिन्नू से पूछता है कि क्या तुम्हें धमकाया गया था। जिस पर वो बोलने लगता है कि हाँ, उन्होंने बोला कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन राइट को बर्मिंग कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर नहीं करूंगा तो वो मेरी पूरी फैमिली को यहाँ से डिसअपेयर कर देंगे। मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी और मैंने तो तुम्हारे सारे पैसे भी तुम्हें वापस कर दिए थे, तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। इस पर जिन सिगरेट लगाते हुए उससे बोलता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि पैसे वापस करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज के बाद से तुम्हें ये बात अच्छे से पता चल जाएगी कि हमारे बिजनेस में ऐसे काम नहीं किया जाता। अगर तुम्हें ये समझ नहीं लग रही तो शायद मुझे तुम्हें अच्छे से इसे एक्सप्लेन करना चाहिए। कि ये बोलते ही शेंगची उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख के ट्रैक्टर वो चिल्लाने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रैक्टर को कुछ कह पाता, कोई पर्सन पीछे से उसकी नेक पर नाइफ रखकर उसे पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वही ट्रैक्टर अपने साथ बहुत से लोगों को लेकर वहां आ चुका था। वो बोलता है, जिन चेंगवू, इस दफा लगता है कि तुम घूमते हुए हमारी टेरिटरी में पहुंच चुके हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। के आदमियों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था और वो खुद ट्रैक्टर हु के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इसके ऐसा करने पर भी जिनके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। वो नॉर्मली उससे बोलता है, मिस्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आजकल हम एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। इस पर वो डायरेक्टर हंसते हुए बोलता है, ऐसा इस वजह से है क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने ही तो आया हूँ। तुम बास्टर्ड कहेंगे, तुम्हारी वजह से मेरी नाक टूट गई थी। लेकिन चलो छोड़ो इस बात को। डायरेक्टर हु के पास आते हुए उसके फेस को पकड़ कर बोलता है, डायरेक्टर हु, आप तो झूठ बोलने में काफी माहिर लगते हैं। मैंने तुम्हें कब धमकाया है। तुमने ही तो बोला था कि तुम पुलिस के पास जाने वाले हो और तुम्हारी इलेक्शन कैंपेन को फंड करने के बदले में
उन्हें कंस्ट्रक्शन राइट हमें ट्रांसफर करने का प्रॉमिस किया था, जिसके ऐसा करने पर डायरेक्टर हुक काफी ज्यादा घबरा जाता है और फिर वो उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए स्माइल करके जिन से बोलता है, जिन चेंगून, तुमने डायरेक्टर हुक को टॉर्चर करने के लिए गलत दिन चूज कर लिया है। ओह, ये तो हमारी प्रोटेक्शन में है। हमें जो चाहिए हम हर हाल में वो हासिल करके ही रहते हैं, चाहे हमें वो चीज़ किसी से छीननी ही क्यों ना पड़े। जिस पर अभी भी जिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता और मोबाइल को चेक करते हुए बोलता है, अगर सच कहूँ तो मुझे इस ओल्ड मैन की बिल्कुल भी परवाह नहीं। मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। आई गेस कि तुमने अभी तक न्यूज़ आर्टिकल नहीं देखा, जिस आर्टिकल में लिखा गया था कि म्यूजियम की कंस्ट्रक्शन राइट को लेकर बहुत से झगड़े स्टार्ट हो गए हैं और हमें ये भी पता चला था कि इसके अंदर के आदमी रिश्वत भी ले रहे हैं। कंपनी में होने वाली इस करप्शन को कंफर्म करने के बाद हमने सारे राइट्स न्यू चेयरमैन को ट्रांसफर कर दिए हैं। इसे पढ़ते हुए वो डायरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर ये क्या है। इतने में जिन दोबारा से उसे बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी लीगल टीम कुछ ज्यादा ही बिजी है, तुम्हें तो इस टाइम उनके साथ ही होना चाहिए था। और डायरेक्टर हु से बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम तुम्हारी गलतियों की वजह से जल्द ही जेल जाने वाले हो। म्यूजियम का नया डायरेक्टर तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल एक आयरन वॉल की तरह। उसने हमारी सारी रिक्वेस्ट चेक कर दी। अब ऐसा लगता है कि जो भी आर्ट कंपटीशन जीतेगा उसे कंस्ट्रक्शन राइट मिलेंगे और ये कंपटीशन बिल्कुल फेयर होने वाला है, इसमें किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी। जिस पर डायरेक्टर रुयंग बोलता है कि दोनों कंपनीज को ही ये राइट चाहिए थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से सिर्फ हम ही सफर करेंगे। इस पर जिन सिगरेट को फेंकते हुए नॉर्मली उससे बोलता है, हमारे सारे इलीगल मेथड्स और दूसरों को रिश्वत देना आउटडेटेड हो चुका है। है कंस्ट्रक्शन ग्रुप में है, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कंपटीशन स्किल्स में हम दूसरी कंपनीज में सबसे आगे हैं। पर डायरेक्टर रुयंग तो गुस्से से अपने लिप्स क्लेंच करने लगता है। जिन बोलता है, अब बस तुम्हें अपना बेस्ट देना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ऐसा करने के गट्स ही नहीं है। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में डायरेक्टर हु अपनी पॉकेट से गन निकालते हुए बोलता है, चेंगवू, ये मत भूलना कि पहले तुम्हारे हाथों से कंस्ट्रक्शन राइट इसी वजह से निकले कि तुम में स्किल्स की कमी थी। ये बोलते हुए वो जिन पर गन पॉइंट कर देता है कि अगर तुम फेल ना होते तो चीजें कभी भी यहाँ तक ना पहुँचती। अगर इसी पावर और स्किल के बारे में तुम बात कर रहे हो तो मुझे लगता है तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसके ऐसा करने पर भी जिन बिल्कुल भी नहीं घबराया था। वो हल्की से स्माइल करके बोलता है, यहाँ पर ऐसा पर्सन जैसे कोई भी स्किल नहीं है, वो बस तुम ही हो। क्या तुम सच में इस पोजीशन में भी हो कि तुम मुझे ये सब कुछ बोल सको। और साथ ही वो उसके क्लोज जाकर गन को पकड़ लेता है और अपने फोरहेड पर पॉइंट करते हुए उसकी तरफ देखकर बोलता है, जबकि तुमने अपनी गन निकाल ही ली है तो चलो दिखाओ, क्या तुम शूट कर सकते हो। ओ हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो बस एक क्रीपी बास्टर्ड हो जिसके हाथों पर अभी तक ब्लड नहीं लगा। जिनके ऐसा करने पर इस टाइम वो काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा था। जैसे ऐसे देखकर डायरेक्टर रुयंग तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो जिन से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं शूट नहीं कर सकता। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में जिन जल्दी से आगे बढ़कर उसकी नेक से पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसके गन छीन लेता है कि तुम एक इडियट हो। ये मूव इतना ज्यादा फास्ट था कि डायरेक्टर रुयंग को तो रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। जिन गन पकड़कर काफी कूल वे में उसके एक सबऑर्डिनेट की तरफ शूट कर देता है, लेकिन गोली उसे लगने की बजाय उसके पास से गुजर जाती है। ये मौका देखते ही शेंगची भी अपने पीछे खड़े गार्ड को एक जोरदार नी मारकर खुद को छुड़ा लेता है। अचानक से जिनके ऐसा करने पर डायरेक्टर रुयंग तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। उसे अच्छे से डराने के बाद जिन गन को उसके सामने फेंकते हुए बोलता है कि आखिर तुम अपने साथ गन रखते ही क्यों हो। तुम्हें तो इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि सबसे पहले गन का ट्रिगर पुल करना होता है। तुम डायरेक्टर हु के साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ऐसे लोग जिनका इसके साथ कोई वास्ता नहीं, अच्छा रहेगा कि तुम उनके साथ बिल्कुल भी पंगा मत लो। मेरे आसपास बेवकूफ़ों की तरह भटकना बंद करो। और हाँ, जो चीज़ें मेरी हैं उन्हें दोबारा टच करने के बारे में कभी सोचना भी मत। फिर अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है कि यहाँ पर सब कुछ खत्म करने के बाद तुम घर वापस जा सकते हो। जिस पर वो दोनों भी दूसरे गार्ड्स को पीटते हुए बोलते हैं कि यस सर।
ये बोलने के बाद जिन वहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर रुयंग को ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस टाइम वो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं था कि वो जिन के साथ कुछ भी कर पाए। वो तो बस पीछे से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि जिन चैंग वू, लेकिन जिन तो उसे इग्नोर करते हुए निकल जाता है। ऐसे ही वो वहाँ से बाहर निकला था तो उसके सामने एक कार आकर रुकती है। कार में से एक पर्सन निकलते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ, जिसे अपने सामने देखकर जिन को सोचने लगता है। वो पर्सन स्माइल करते हुए जिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोलता है कि तुमसे दोबारा से मिलकर अच्छा लगा। मैं ब्रेंडन ली हूँ, बमिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का सीईओ। काफी देर से वेट कर रहा था कि तुम मुझसे खुद मिलने आओगे, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये वही बॉस था जिससे कि जिनकी कॉल पर बात हुई थी। आप सभी अब जल्दी जल्दी से गैस करें कि ये एक गुड पर्सन है या इवल पर्सन, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल नेक्स्ट चैप्टर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।